हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मीमन और आज हम साइबर स्फेयर सिक्योरिटी एंड ग्लोबल कंसर्न्स आपका जो सेक पेपर है इसका वन शॉट रिवीजन करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे प्रीवियस ईयर। और इसमें आप कंप्लीट आपने अगर अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है सो दैट ऑल्सो इट इज़ फाइन, आप जो है इसमें कम्प्लीटली इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सिलेबस सेम रहेगा चाहे आप सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 चारों में से आप कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, सिलेबस जो है वो सेम टू सेम रहेगा, देयर इज़ नो डिफरेंस। ठीक है, तो आप जो है इसमें रेफर कर सकते हैं, कोई भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट क्यों ना हो, सिलेबस सेम रहेगा, पेपर भी जो है ऑलमोस्ट सेम ही आपको आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट यूनिट दिया हुआ है साइबर स्फेयर एंड सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन। मतलब आपको यहाँ पर साइबर स्फेयर क्या है, सिक्योरिटी क्या है, ये समझना है। कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे हम। साइबर स्फेयर क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है, क्राइम किस टाइप के होते हैं, साइबर अटैक क्या होता है, साइबर वारफेयर क्या होता है, एस्पियोना क्या होता है, साइबरनेटिक्स क्या होता है। ये टर्म्स डिफरेंट है, इसको डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी और के पैराडाइम डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको इनसाइट मिटिगेशन एंड कंट्रोल प्राइमरीली ये बताया गया है कि किस तरीके से क्राइम्स होते हैं और उसमें आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है, रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, ये भी आपको यहाँ पर पूछा गया है। साइबर पॉलिसीज एंड साइबर लॉ के बारे में बात करेंगे। फॉलोइंग डायमेंशंस क्या है, डिटरमिनेंट्स क्या है और डिलेमास क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साइबर लॉस में ग्रे एरियाज क्या है और अभी जो मतलब ऑलरेडी आपके पास इंडिया में ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जो साइबर क्राइम के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलता है कि इट इज़ वर्किंग एंड इसमें क्या चीज़ें जो है वो कम है। सिक्योरिटी टूल्स के बारे में देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट, साइबर सिक्योरिटी टूल किट्स और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम समझेंगे चीज़ों को। तो शुरुआत करते हैं, प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। ध्यान से आप देखिएगा प्रीवियस ईयर तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर सिक्योरिटी, इसका ऑब्जेक्टिव एंड रोल एक्सप्लेन करिए। ऑब्जेक्टिव एंड रोल क्या होता है, प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव एंड रोल मतलब क्यों हम साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं, ये हमें डिस्कस करना है, अभी हम करेंगे। साइबर पॉलिसीज के बारे में देखना है और फॉलो अप एक्शंस क्या होंगे वो देखना है, और साइबर लॉस एंड इट्स डायमेंशन डिस्कस करना है और ग्रे एरियाज डिस्कस करने हैं। ठीक है, साइबर लॉस के डायमेंशंस क्या है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और साइबर सिक्योरिटी टूल्स के कंपोनेंट क्या है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर सेफेस्ट इन द वर्ल्ड, ये डिस्कस करना है। साइबर क्राइम क्या है, उसकी टाइपोलॉजीज क्या है, ये हमें डिस्कस करना है। अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये सब चीज़ें जो मतलब क्वेश्चन पेपर्स है और इसके नोट्स है और साथ साथ इसकी जो कुछ रीडिंग मटेरियल है, ठीक है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। साथ में व्हाट्सएप चैनल पे लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, जिससे आपको अगर कोई भी तरीके का इन्फॉर्मेशन या अपडेट चाहिए तो आपको वहाँ पर जो है मिल जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। साइबर सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं? साइबर सिक्योरिटी अगर हम आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग समझे, इसकी डेफिनेशन ये ध्यान रखिएगा, आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, आईटी एक्ट को भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर, कंप्यूटर रिसोर्सेज। देखिए आप एग्जैक्टली याद नहीं रहा तो कुछ चल जाएगा, बट इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, देखिए प्रोटेक्शन करना है आपको इंफॉर्मेशन की, इक्विपमेंट की, कंप्यूटर की, कंप्यूटर रिसोर्सेज की, कम्युनिकेशन डिवाइस की और इंफॉर्मेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर कि आपको इंफॉर्मेशन की जो है सिक्योरिटी करनी है, कंप्यूटर की, कंप्यूटर डिवाइसेस की। किससे सिक्योरिटी करनी है, किससे प्रिवेंशन करना है, किससे बचाना है आपको? अनऑथराइज एक्सेस। क्यों आप पासवर्ड लगाते हो आपके मोबाइल में या कहीं पर भी? अनऑथराइज एक्सेस, आप जिसको भी नहीं चाहते हैं कि वो एक्सेस करे, वो अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस यूज, कोई आपको एक्सेस करे, कोई यूज करे, डिस्क्लोजर, कोई आपकी इंफॉर्मेशन को पर्सनल डिस्क्लोज कर दे, डिसरप्ट कर दे, मॉडिफिकेशन कर दे या डिस्ट्रक्शन कर दे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है। और ये अगर आप लिखेंगे तो इट यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स अगर आप एग्जैक्टली इसे लिखेंगे। ठीक है, अगर मॉडिफाई करके लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी मतलब क्या, प्रोटेक्शन करना ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस और साइबर अटैक, साइबर क्राइम, ऐसा आप लिख सकते हैं, बट दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, साइबर थ्रेट्स, ये भी हम देख लेते हैं। उससे पहले हम साइबर स्पेस को समझ लेते हैं। देखिए साइबर स्पेस क्या होता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
साइबर स्पेस आपका टर्म दिया हुआ है एक आपके सिलेबस में। साइबर स्पेस की भी डेफिनेशन हम किसी ऑफिशियल चीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे, वो है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी किस तरीके से डिफाइन करती है साइबर स्पेस को। साइबर स्पेस देखिए कुछ नहीं है, ऐसे आपने समझ लीजिए आप अभी आप देख रहे हैं, आप अभी एक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आप अभी साइबर स्पेस का यूज़ कर रहे हैं। साइबर स्पेस एक तरीके से इंटरकनेक्टेड वेब है जहाँ पर डिफरेंट लोग, डिफरेंट नेटवर्क, मोबाइल, कंप्यूटर सिस्टम सब एक साथ एक्सेस करते हैं और ये सब आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको इसी तरीके से लिखना है। एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, देखिए ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, इसमें डिफरेंट लोग, पीपल, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, ये सभी लोग जो है आपस में इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डिवाइसेस और नेटवर्क्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल है, सब्जेक्ट भी थोड़ा टेक्निकल है, तो आपको जो है समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट समझ में भी आ जाएगा और उसके बाद लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा टेक्निकल टर्म्स की वजह से, बट इट इज़ वेरी इजी। साइबर स्पेस क्या है? साइबर स्पेस जो है इंटरकनेक्टेड वेब है, ऐसा समझिए, जिसके बारे में आप, जिसमें पूरी दुनिया के नेटवर्क्स कनेक्टेड है, ये पूरा साइबर स्पेस जो है आपको फॉर्म करता है, ठीक है। अब क्या क्या तरीके के साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं? साइबर क्राइम हो सकता है। क्राइम देखिए कोई भी जब पर्सन एक अनलॉफुल एक्ट करता है, समझ लीजिए आप या मैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई अनलॉफुल एक्ट करता है जहाँ पर क्राइम बोला गया है, तो क्राइम तो लॉफुल तो रहेगा नहीं, अनलॉफुल रहेगा। अनलॉफुल के हिसाब से ये भी मैं आपको बताऊंगी, आईटी एक्ट जो है करंटली गवर्न करता है इंडिया के अंदर, जितने भी क्राइम्स होंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उसको आईटी एक्ट गवर्न करता है, जिसको 2000 में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, बाद में उसको जाके जो है अमेंड भी किया गया था 2007 में, ठीक है। तो ये बार बार टाइम एंड अगेन अमेंड हुआ है, तो यही जो है इंटायर जो भी लॉस है उसको गवर्न करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि साइबर क्राइम, साइबर क्राइम अगर हम इसके बारे में समझें तो साइबर क्राइम मतलब आप जब कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस को यूज़ करते हुए, आप नॉर्मल तो क्राइम समझते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है नॉर्मल क्राइम की, साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या है? जब एक कंप्यूटर, वेर अ कंप्यूटर और अ कम्युनिकेशन डिवाइस और अ कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज टू कमिट और टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। अब साइबर क्राइम के बहुत सारे तरीके होते हैं, आज के टाइम पे आप देखेंगे वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये तो सब पुराना भी हो गया। अभी फिशिंग, विशिंग, उसके अलावा denial of service or DNS spoofing, SQL injection, there are many cyber crimes, ठीक है। तो there is no limit on cyber crimes, और नए नए तरीके के साइबर क्राइम इन्वेंट भी होते जा रहे हैं, तो अभी हमें जो है हम पढ़ेंगे उसके बारे में। साइबर क्राइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर वीडियो को आप स्किप करते हुए मत देखिए, और प्लीज़ डोंट इन्फोसाइज अपॉन आस्किंग द नोट्स ओनली, क्योंकि नोट्स में आपको मिल जाएंगे आसानी से, लेकिन नोट्स में आप इम्पॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है वो नहीं कैटेगराइज कर पाओगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको 100 पेजेस के मेरे पास नोट्स पड़े हुए, आई विल शेयर विथ यू, बट द फैक्ट इज़ दैट कि यहाँ पर आपको जो मैं टेक्निकलिटीज़ जो बता रही हूँ इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट एनीवेयर, ठीक है। तो ये आप जो है इसे यहीं पर याद कर लीजिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अब बात करते हैं एस्पियोना, साइबर एस्पियोना। एस्पियोना आपको पता है, एस्पियोनाज मतलब आप जब किसी के ऊपर नज़र रखते हो, निगरानी करते हो, स्पाई जो हम कहते हैं, जासूस को भेजना, या तो एक कंट्री के ऊपर दूसरी कंट्री के ऊपर, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी जहाँ पर भी रखी हुई है उसको एक्सेस करने के लिए, जैसे कि आप किसी को आज के पहले के टाइम पे क्या होता था कि आप जासूस रखते थे, ठीक है। वो जाकर जो है चेक करता था कि पर्टिकुलर पर्सन जो है मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर एक गवर्नमेंट पे, या फिर आप देखेंगे किसी पर्सन पे नज़र रखा जाता था, एस्पियोनाज कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो एस्पियोनाज जो है पर्टिकुलरली अगर साइबर क्राइम मतलब साइबर के यूज़ के द्वारा किया गया, मतलब कंप्यूटर सिस्टम की तरफ से किया गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे साइबर एस्पियोना कहेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन है, आप भी नहीं जानते कि आपका जो डेटा है, व्हेन यू एक्सेस लॉट ऑफ वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट, तो वहाँ पर आप जब एक्सेस करते हैं तो कौन आपके डेटा को देख रहा है, कौन आपको सर्फिंग को देख रहा है, कि वो आप नहीं जानते, ठीक है। बिकॉज इट इज़ वेरी, क्योंकि आपके मोबाइल में कोई एंटीवायरस है, होपफुली नहीं होगा, ठीक है। आप इतना ज़्यादा जो है ध्यान रखते नहीं होंगे ऑथेंटिकेशन का, तो द थिंग इज़ दैट कि आपका डेटा हो सकता है कि कोई मैन इन द मिडल जिसे हम कहते हैं, वो जो है ऑब्जर्व कर रहा हो, ठीक है। और उसे ज़रूरी नहीं है वो डिस्टर्ब करे, लेकिन वो आपके डेटा को ऑब्जर्व कर रहा हो सकता है, ठीक है। द फैक्ट इज़ कि आपका डेटा इतना इंपॉर्टेंट ना हो उसके लिए, ठीक है। लेकिन थिंग इज़ कि ये जो डेटा है ये कोई भी पर्सन जो है चोरी कर सकता है, स्पेशली जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, आर्मी होती है, और जो हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सेक्टर्स होते हैं। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सेक्टर्स क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सेक्टर्स होते हैं जैसे हॉस्पिटल, आर्मी, हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर हमारी पावर स्टेशंस, ये सब हेल्थ केयर सिस्टम, ये सब हमारा क्या है? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है।
क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ लीजिए अभी एक रिसेंटली एम्स में आपने देखा होगा कि एम्स का डेटा जो है वो चुरा लिया गया। अगर समझिए कि एम्स का डेटा, एम्स के अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं, अगर इन पेशेंट्स के नाम बदल दिए जाए, ठीक है, इनकी नाम दी गई है, यहाँ पर एज दिया गया है, उनकी जो अभी तक का फॉलो अप ट्रीटमेंट चल रहा है वो दिया गया है, इसको स्विच अप कर दिया गया है, ऊपर नीचे कर दिया गया, आप सोचिए क्या हालत होगी कंट्री के हेल्थ सिस्टम की। ठीक है, यही नहीं, क्योंकि आजकल हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ एम्स का नहीं, हर एक हॉस्पिटल का डेटा जो है ऑनलाइन होते जा रहा है। मोर ओवर आपको पता होगा एम्स में जो है अटैक हुआ था और रैंसमवेयर की डिमांड भी हुई थी। इसके अलावा इससे पहले भी आप देखेंगे कि हिटाची पेमेंट सर्विस पे अटैक हो चुका है। उसके अलावा मतलब आप देखेंगे कैनरा बैंक पे अटैक हो चुका है। तो डिफरेंट बैंक्स, अब देखिए बैंक्स के पास कितना इन्फॉर्मेशन होता है, आपके पासवर्ड सब कुछ होता है, उस पर अटैक करके अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली गई, क्रेडिट कार्ड का डेटा जो है लीक हो चुका है, इससे पहले आधार कार्ड का डेटा लीक हो चुका है। तो इसमें बहुत सारे कंसर्न्स है, प्राइवेसी कंसर्न्स है, और द थिंग इज़ कि हम साइबर स्पेयर एंड सिक्योरिटी को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है कि इट इज़ वेरी कैजुअल, हमारा क्या ही डेटा है, हमारा क्या ही डेटा कोई चुरा लेगा। ठीक है, बट द पॉइंट इज़ दैट कि आप एज अ इंडिविजुअल तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट एट अ कंट्री लेवल अगर हम देखें तो ये कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सेक्टर से, समझ लीजिए आपका सबसे पहले ये जो शुरुआत हुई इस चीज़ की, अगर हम साइबर वॉरफेयर के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो स्टक्सनेट से हुई। स्टक्सनेट एक जो है यूएस द्वारा डेवलप किया गया, ऐसा मानते हैं। ठीक है, यूएस द्वारा डेवलप किया गया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फेल करने के लिए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फेल करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो जो कंप्यूटर्स अटैच थे जो उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे, उसको जो ये हैक कर लेता है स्टक्सनेट करके। समझ लीजिए अगर आप स्पेस में एक कोई भी तरीके का कह सकते हैं, हम चंद्रयान 3 हमने जो है लॉन्च किया। ठीक है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया, या फिर अगर हम L1 लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं, हम आदित्य लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, थिंग इज़ कि ये जो जब पर्टिकुलरली लॉन्च होने वाला है, देयर आर लॉट ऑफ कंप्यूटर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व। उस टाइम पे अगर हमारा कंप्यूटर किसी सिस्टम किसी ने हैक कर लिया, इमेजिन करिए। ठीक है, तो क्या हमारा जो लॉन्च है वो सक्सेसफुल हो पाएगा? नो मैटर कितना टेक्नोलॉजिकली जो है वो पर्टिकुलर डिवाइस कितना भी अच्छा हो, बट द थिंग इज़ कि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा हैक हो गया, समझ लीजिए कि एयर ट्रैफिक है। ठीक है, एरोप्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं, एरोप्लेन्स जो है एक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि उन्हें कब और कहाँ पर लैंड होना है। ठीक है, अगर उनका सिस्टम हैक कर दिया गया और वो लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं विद दैट ऑफ किससे, जो स्टेशन से उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उनका रडार नहीं वर्क कर रहा है, तो वो कैसे जो है आपको देखने को मिलेगा कि एरोप्लेन्स जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, टकराने लग जाएंगे इन द एयर। ठीक है, एयर ट्रैफिक, तो एयर ट्रैफिक इज़ अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे ट्रेन चलती है। ठीक है, रेलवेज के पास डेटा होता है कि कब कौन सी ट्रेन आने वाली है। आपने देखा होगा ट्रेन लेट हो जाती है, फिर थोड़ा और लेट करते हैं उसको, क्योंकि दूसरी ट्रेन आने वाली रहती है, तो दोनों ट्रेन एक साथ नहीं आ सकती, तो उसको थोड़ा रोक रोक के वो दूसरी गाड़ी बाद में थोड़ा लेट आती है। ठीक है, तो दीज आर सम रियलिस्टिक थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड प्राइमरली। तो अगर आप देखेंगे एक ट्रेन लेट हो जाती है, दूसरी ट्रेन और लेट होगी, उसके पीछे वाली ट्रेन जो रहेगी उसको थोड़ा सा लेट करा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब ट्रेन एक साथ नहीं आ सकती ना, आप एक एक ट्रेन ही करके बुला सकते हो। द थिंग इज़ कि उस वजह से और ज़्यादा गाड़ियाँ लेट होती है। तो जब आप देखेंगे रेलवे के पास एक डेटा होता है, रियल टाइम डेटा, जो आप इंटरनेट पे भी एक्सेस करते हो कि गाड़ी कितनी लेट आने वाली है। ठीक है, अगर उसे हैक कर लिया गया तो आप सोचिए, मतलब अगर ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे, अगर इसको हैक कर लिया गया तो हमारा कंट्री का, अच्छा पावर इतनी इंपॉर्टेंट है, आपके घर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूरे देश के लिए हर चीज़ पावर पे चलती है, समझ लीजिए। अच्छा चलिए सर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, उसे हैक कर लिया गया तो ठीक है, एक दिन अगर समझिए ट्रेडिंग मार्केट बंद रहा तो क्या हालत होगी देश की, वो समझिए। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सब चीज़ों को जो है आपको समझना है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर जो है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, या तो वो नॉन स्टेट एक्टर होगा। अगर वो नॉन स्टेट एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई कुछ काम कर रहा है, वो उसे स्टेट ने नहीं कहा, मतलब कोई पाकिस्तान या चाइना ने उसे मोटिवेट नहीं किया कि आप जाके इंडिया पे अटैक करिए, वो खुद ही आकर अटैक कर रहा है, तो दैट इज नोन एज नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, और अगर कोई पर्सन को मोटिवेट किया गया है पॉलिटिकली या किसी भी तरीके से कि आप जाकर अटैक करिए, दैट इज अ स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर या स्टेट एक्टर जब आपके कंप्यूटर डिवाइस, सिस्टम,
को अटैक करके आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लेना चाहता है, उसे हम क्या कहेंगे? साइबर एस्पियोनाज। साइबर एस्पियोनाज और साइबर टेररिज्म में डिफरेंस होता है, साइबर वॉरफेयर में भी डिफरेंस होता है। तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम समझ लेते हैं। साइबर एस्पियोनाज जो होता है, इससे आपके मोबाइल, आपके जो भी डिवाइसेस होते हैं, इस पे नज़र रखी जाती है, ठीक है। इस पे सिर्फ नज़र रखी जाती है, इसमें आपको ये नहीं कहा जाए, मतलब आपके नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम तक आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी, पीएमओ ऑफिस से इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी, क्या हो रहा है वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी, आपकी आर्मी किस तरीके से वर्क कर रही है वो इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी, आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है इंटरनेशनल रिलेशन में वो इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी। इट इज़ नोन एज एस्पियोनाज, ठीक है। उसके अलावा टेररिज्म, टेररिज्म जब आप किसी भी टेररिज्म को मतलब पर्टिकुलरली हार्म पहुंचाने के ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि हार्म पहुंचाने के ऑब्जेक्टिव से आपको क्या करना होगा? वहाँ पर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना होगा। तो उसके लिए जब आप करते हो तो उसे हम साइबर टेररिज्म कहते हैं। साइबर वॉरफेयर भी जो है इसी तरीके से होगा, हम जानबूझ के जाएंगे और वहाँ पर जाके अटैक करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट की, ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी सर्विस पे। सो दैट इज़ नोन एज साइबर वॉरफेयर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। तो अगर हम देखेंगे कि साइबर थ्रेट्स, जितने भी साइबर थ्रेट्स इसको हम चार ही टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: साइबर एस्पियोना, साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर। साइबर क्राइम इंडिविजुअल करेगा, साइबर टेररिज्म जो है वो स्टेट एक्टर करेंगे, साइबर वॉरफेयर जो है वो भी स्टेट एक्टर करेंगे, साइबर एस्पियोनाज स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर दोनों कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि कौन उसे मोटिवेट कर रहा है। साइबर एक्सट्रीमिज्म भी हम कहते हैं, जब कभी कभी आप देखेंगे कि नेट पे क्या होता है, जब आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कहीं कहीं पर लोग हेट स्पीच का यूज़ करते हैं, वायलेंस का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन हरासमेंट, स्टॉकिंग, ये सब भी साइबर क्राइम के अंदर आपको आता है। इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर अटैक होते हैं, ठीक है, और इंडिया सेकंड रैंक करता है इन दी टर्म्स ऑफ टारगेटेड अटैक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सेफ्टी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इंडिया का 10th स्पॉट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर, मतलब इंडिया सेफ सिक्योरिटी में 10th नंबर पे खड़ा है, और अटैक के अंदर वो किस पे खड़ा है? सेकंड नंबर पे खड़ा है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ अटैक इंडिया के अंदर होते हैं, साइबर अटैक, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। साइबर सिक्योरिटी का मार्केट साइज, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे कि हम कोई भी चीज़ की सिक्योरिटी खरीदते हैं ना, जैसे कि अगर हमारा कोई भी चीज़ ख़राब होने वाली है, हम उसकी सिक्योरिटी लेते हैं, वैसे ही हम साइबर सिक्योरिटी पे भी खर्च करेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही 10 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट था साइबर सिक्योरिटी का 2021 में, जो 2023 आते आते 15 बिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है साइबर सिक्योरिटी पे हम खर्च कर रहे हैं, 15 बिलियन यूएस डॉलर। क्यों हम इतना खर्च कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर ये जो है सबसे ज़्यादा अनसिक्योर एरिया है, तो आपके सारे मोबाइल नेटवर्क, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, सब कुछ जो है इस एरिया पर डिपेंड करती है। बात करते हैं साइबर क्राइम एंड अटैक्स के बारे में। तो डिफरेंट अटैक्स हो सकते हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन आपको आएगा, ऑलमोस्ट 90% चांसेस है, ठीक है। साइबर क्राइम के टाइप्स क्या होते हैं, इसमें आपको लिखना है फिशिंग। फिशिंग यानी कि एक तरीके से आपको पता है कि जब भी आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल एक क्राइम चल रहा था, आई थिंक उसमें लिखा रहता था आई लव यू लेटर लिखा रहता था, एज सून एज यू ओपन द ईमेल आईडी एंड यू जस्ट क्लिक अपॉन इट, वो जो मतलब जो उसमें वायरस है वो आपके कंप्यूटर में एंटर होकर आपकी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता था। दैट इज़ द थिंग कि एक अटैम्प्ट होता है मेल के थ्रू, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है जब भी आप वो लिंक पे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलरली आपकी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेगा। साइबर स्टॉकिंग की बात करें तो साइबर स्टॉकिंग मतलब आपको पता ही होगा कि जब आप सोशल मीडिया पे या किसी को भी बार बार जो है रिपीटेटिवली देखते हो, उसे परेशान करते हो या उसे कंटिन्यूसली मैसेज करते रहते हो, तो इसे हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी आइडेंटिटी चुरा रहा है और उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई फेमस पर्सनैलिटी होती है, आपने उसका सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया, ठीक है, आप उसका फैन पेज बना के रख रहे हो तो ठीक है, बट आप उसे अगर इम्पर्सोनेट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं यही पर्सन हूँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। मेलवेयर की बात करें तो मेलवेयर मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया गया है आपकी इंफॉर्मेशन को हार्म करने, डिस्ट्रक्ट करने या फिर आपकी इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, उसे हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। रैंसमवेयर की बात करें, रैंसमवेयर मतलब सबसे ज़्यादा जो क्राइम, अब देखिए क्राइम कोई कर रहा है तो कोई उसके पीछे रीज़न होगा। हम मतलब देखते हैं कि देयर आर वेरियस क्राइम्स इन द सोसाइटी, स्टीलिंग से लेके थीफ, मर्डर, रेप, एवरीथिंग, हर चीज़ का एक मोटिव होता है, ठीक है, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली या फिर साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड क्राइम्स होते हैं। तो ये क्राइम क्यों मोटिवेटेड होता है? एक तो फाइनेंशियली मोटिवेटेड होगा, क्योंकि पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए रैंसमवेयर मतलब क्या होता है कि प्राइमरली आपके कंप्यूटर में एक ऐसा जो है ऐप इंस्टॉल कर दिया जाएगा जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके रखेगा।
जब तक कि आप उसे जो है पर्टिकुलरली रैंसम पे ना कर दें, मतलब आप उसे रैंसम पे ना कर दें, वरना वो कहेगा कि मैं आपका डेटा डिलीट कर दूंगा। बट इन सच कंटेक्ट कभी भी आप उन्हें पे मत करिए, यू जस्ट कॉन्टेक्ट दी पुलिस। और हमारे पास नेशनल अगर हम देखें तो नेशनल हमें जो है साइबर क्राइम का पोर्टल है, आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, और एक हेल्पलाइन दी गई है नेशनल साइबर क्राइम के लिए 1930, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी, 1930। आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं आपको अगर कोई भी तरीके का साइबर क्राइम आपके साथ होता है। रैंसमवेयर, द थिंग इज कि अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और इसी वजह से जो है आपको ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि आप अवेयर बन सके। नाउ टॉकिंग अबाउट स्पूफिंग। अब स्पूफिंग की बात करते हैं तो कोई इंसान आपके मतलब आपको ऐसा कोशिश करता है बताने की कि मैं आपके जो है मतलब पर्टिकुलरली समझ लीजिए आपके कोई क्लोज है और आपने उसके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, उसके बाद वो आपका जो है क्या करेगा, आपको आपके सिस्टम से जो है डेटा, मनी या फिर मालवेयर जो है वो चुरा सकता है। ठीक है, नथिंग इज वॉर्म्स। अब वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स अपने आप को रिपीट करने वाले मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। जब आपने एक बार वो डाउनलोड हो गया, वो कम्प्लीटली जो है वो रिपीट होते रहेंगे आपके मोबाइल के अंदर। सेकेंडली, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है। जैसे कि आप इतने सारे प्रोग्राम्स या फिर आप ऐप्स डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर पे से, आप कभी भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते। ठीक है, तो होता क्या है कि कभी कभी आपके मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है जो ऐसा लगता है कि जेन्युइन एप्लीकेशन है, बट वो जेन्युइन एप्लीकेशन नहीं होता। वो अपने आप में एक वायरस होता है, लेकिन वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, लेकिन वो इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि आपके पूरे मोबाइल को जो है वो डिस्ट्रक्ट कर देगा, हैंग कर देगा। जीरो क्लिक अटैक प्राइमरली क्या होता है? जब किसी यूज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना यूज़र की ज़रूरत पड़े वो आपके मोबाइल में से सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरैक्ट कर लेगा। पेगासस अटैक जो है वो भी एक ज़ीरो क्लिक अटैक नाम से जाना जाता है। देखिए इतने अटैक्स हैं और ये हर टाइम डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, जब हम पढ़ रहे हैं तो इससे और कोई हैकर बैठ के शायद इसे डेवलप कर रहा होगा। तो इट इज़ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमें तो सिर्फ कुछ कुछ हमें पता होते हैं, फिशिंग विशिंग मतलब यही होता है कि जब आप किसी को फ़ोन कॉल के थ्रू आप उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो। ठीक है, ट्रोजन हॉर्सेस, ज़ीरो क्लिक अटैक, ये सब आपको पता होगा। साइबर सैबोटेज क्या होता है? यही सिमिलरली जब आप किसी की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो फ्रॉम द इंटेंट ऑफ पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल गेन। ठीक है, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होता क्या है कि जब एक पर्टिकुलर वेबसाइट को अटैक किया जाता है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, उसको मल्टीपल सोर्सेज अटैक किया जाता है, तो कभी कभी वेबसाइट एक्सेस करते हो कि आपको फेलियर दिखता होगा, 402 फेलियर, ये फेलियर क्यों ऐसा दिखता है? प्राइमरली आपका जब इंटरनेट बंद है तो वो अलग चीज़ है, बट कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ फेलियर्स होते हैं, अगर एक वेबसाइट को अलग अलग जगह से नेटवर्क से ओवरवेल्म कर दिया गया, ठीक है, डिफरेंट जगह से ट्रैफिक से ओवरवेल्म कर दिया गया, तो जो लेजिटिमेट यूजर्स है ये इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हम इसे कहते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन हम किसे कहते हैं? जब हम पर्टिकुलरली जब ये सब वेब बेस्ड अटैक है, देखिए यहाँ से जो हमारे शुरू हो गए ना, ये सब वेब बेस्ड अटैक है। वेब बेस्ड अटैक यानी कि जो आप जब इंटरनेट यूज़ करते हो तब होते हैं। और कुछ अटैक ऐसे होते हैं जो आपको बिना इंटरनेट यूज़ करे भी, आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके अगर कंप्यूटर सिस्टम में एक वायरस या मैलवेयर इंस्टॉल कर दिया गया, तो आपका जो है पर्टिकुलरली वो कंप्यूटर सिस्टम जो है डिस्ट्रक्ट हो सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन प्राइमरीली अगर कोई भी पर्सन आपके मोबाइल के अंदर जब भी आप कोई चीज़ सर्व कर रहे हो, ठीक है, इंटरनेट पे, वहाँ पर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन में एसक्यूएल कोड इंजेक्शन जब कोई कर देता है, जिससे आपका सारा डेटा जो है उसके पास चल जाएगा, दैट इज नोन एज एसक्यूएल इंजेक्शन। मैन इन द मिडल अटैक यही, जैसे कि आपको नाम से समझ रहा होगा कि जब दो सिक्योरिटी मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, इस टाइम पे बीच में एक पर्सन है जो आपकी बातें सुन रहा है। वो आपकी बातें हो सकता है सिर्फ सुने, या तो आपकी बातें चुरा ले, या तो आपकी बातों को जो है डिलीट कर दे। ठीक है, दैट इज नोन एज मैन इन द मिडल अटैक। ब्लू बगिंग मतलब जब आप एक ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस होता है ना, जैसे आप कहीं पर भी जाते हो, आप अपना ब्लूटूथ ऑन रख लेते हो, ठीक है, जब आपका ब्लूटूथ अगर ऑन रहा तो आपकी ब्लूटूथ ऑन रहता है, और आप देखेंगे कि ब्लूटूथ ऑन रहने की वजह से कोई भी ब्लू बगिंग आपके साथ कर सकता है। इट मीन्स दैट कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपके मोबाइल में मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट करके आपके मोबाइल से वो क्या कर सकता है, जैसे आपके मोबाइल से वो ब्लूटूथ कनेक्ट करेगा, वो आपका सारा डेटा जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी जूस जैकिंग में। जूस जैकिंग मतलब जब आप किसी जगह पे जाके अपना मोबाइल चार्ज करोगे, ठीक है, जहाँ पर जो है जैसे समझ लीजिए यूएसबी आप वहाँ पर लगाओगे, ठीक है, तो इस यूएसबी के थ्रू आपका कंप्लीट डेटा जो है ट्रांसफ़र हो सकता है।
है। अभी आपके मोबाइल में एक ऑप्शन आता होगा कि आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है या आपको चार्ज करना है मोबाइल, तो आप क्लिक करते हो चार्ज ओनली, ठीक है। अगर आपने क्लिक करा कि ट्रांसफ़र, गलती से अगर आपने क्लिक कर दिया कि ट्रांसफ़र करना है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपका पूरा डेटा जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइबर सिक्योरिटी के क्या क्या कंपोनेंट है ये भी हम देखेंगे। अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, इसमें आपको नाम याद रखना पड़ेंगे। मैं आपको पहले बता दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपको सिलेबस बताया भी। एक बार फिर से बता देती हूँ आपको सिलेबस। इसमें आपको सिक्योरिटी के बारे में याद रखना है, इसमें डिफरेंट नेम आपको मेंशन करना होगा जब आपको सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाएगा। किस किस की सिक्योरिटी करने की ज़रूरत है। एक तो आपको एप्लीकेशन सिक्योरिटी करने की ज़रूरत है। जब भी आप पर्टिकुलरली अगर कोई आप ऐप डिज़ाइन करते हो, ठीक है, या फिर आप पर्टिकुलरली कोई ऐप डाउनलोड करते हो, तो उस पर्टिकुलर ऐप की आपको सिक्योरिटी इस तरीके से मेंशन करनी है कि कोई भी तरीके से इसमें फ्लॉ ना आ जाए, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा कोई भी वायरस जो है कोई भी इंस्टॉल ना कर सके। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी करनी है आपको, ऑफ कोर्स सी बात है कि अपने डेटा को सिक्योर रखना है, प्राइवेसी को सिक्योर रखना है, इसलिए आप क्या करोगे, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप पासवर्ड्स वगैरह जो है एंटर कर सकते हो। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब जो भी नेटवर्क से आप कनेक्टेड है उसकी यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना। जैसे कि आप अगर रेलवेज पे जाओगे तो रेलवेज पे आपका मतलब आप जब वाईफाई से कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन करने के लिए कहता है, ठीक है, डायरेक्टली वो कनेक्ट नहीं करेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपकी जो है मतलब आपका नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी का फॉर्म है। मतलब आप अगर ओपन वाईफाई रख लोगे तो क्या चांसेस रहेगी कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम होने के चांसेस रहेगी, इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी का जो है यूज़ किया जाता है। डिजास्टर रिकवरी प्लान मतलब अगर समझ लीजिए आपके पास हो गया, एक आपके पास साइबर क्राइम हो गया, ठीक है, अब उसके बाद आपको उसकी रिकवरी करनी है, तो रिकवरी करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। तो प्लान मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या, आप बैकअप बना के रखते हो, क्यों बना के रखते हो कि इन केस आपका डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा चोरी हो गया या आपका डिलीट हो गया तो आप क्या कर सकते हो, उसे रिकवर कर सकते हो। तो ये भी आपको तैयार करके रखना है। क्लाउड सिक्योरिटी आपको तैयार रखनी है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स मतलब जब भी आप पे कोई साइबर अटैक हो तो आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, ये भी आपके दिमाग में आपको रखना है। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे आप कैसे अपना रिस्क को जो है कम से कम कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी में, कैसे कम करोगे, रिस्क असेसमेंट करोगे। रिस्क असेसमेंट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपना मोबाइल, जैसे कि कुछ मोबाइल्स होते हैं जो ज़्यादा सेफ होते हैं, जैसे अगर हम एप्पल देखें, आईफोन देखें, तो थिंग इज़ कि इसमें जो iOS मतलब जो सिस्टम होता है दैट इज़ मोर सेफ देन कंपेयर टू एंड्रॉयड। क्यों सेफ होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है, ऑलरेडी इसके डिज़ाइन, जो इसका डिज़ाइन होता है, सिस्टम डिज़ाइन, इसमें ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी जो है इंश्योर की जाती है, जो कि एंड्रॉयड में नहीं की जाती। तो ये एक तरीके से रिस्क, आपका जो पर्टिकुलर पर्सन है जो कि आईफोन्स यूज़ करते हैं, जब कुछ तो ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर स्टाइल। थिंग इज़ कि बाकी लोग जो है यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करके रखें। जैसे कि होता है ना कि अगर आईफोन कोई चुरा लेता है, द फोन गेट डेड, वो डेड भी हो जाता है फ़ोन, मतलब वो कोई भी पर्सन उस इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएगा और फिर मतलब वो वर्क भी नहीं कर पाएगा। अगर आपने कंप्लेन कर दी कि मेरा फ़ोन जो है चोरी हो गया है, इट बिकम्स जस्ट डेड। तो ये भी एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है, कुछ भी हो गया, उसमें आप, उस केस में आपका, आपकी रिस्क सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी फ़ोटोज़ हो सकती है, आपका डेटा हो सकता है जो लीक हो जाएगा, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको बाद में जाकर नुकसान पहुंचा सकती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑफ कोर्स ही बात है, हम सब चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल रहे। उसके रिगार्डिंग जो है आपको अपना पासवर्ड्स रख के ऑथेंटिकेट करना होगा चीज़ों को। टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, आपको लोगों तक जो है ये सिक्योरिटी को, मतलब लोगों को अवेयर कराने की ज़रूरत है, और लोगों को अवेयर कराने के लिए आपको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं साइबर सिक्योरिटी के। अब इतना समझने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये आपको मतलब छोटे से बच्चे नहीं हो के आपको बताना पड़े कि क्यों ये नीड एंड इम्पोर्टेंस है, फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दूंगी। थिंग इज़ कि आपको साइबर थ्रेट से प्रोटेक्शन करनी है, इसलिए आपको अपना डेटा प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। आप कहोगे मेरा तो डेटा कुछ काम का ही नहीं है। अगर आपका डेटा, आपका अपना पर्सनल डेटा जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डेटा को संभाल के रखें। पर्सनल डेटा हो चाहे वो बिजनेस डेटा हो, ये सारा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आपको चोरी नहीं होने देना है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना, डेटा इज़ द न्यू, आप देखेंगे 21st सेंचुरी में डेटा इज़ अ न्यू करेंसी। आज के टाइम पे आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपका मोबाइल चोरी नहीं हो रहा है या फिर आपका जैसे कि आप कहते हैं ना पैसे चोरी हो जा रहे हैं, आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आपका डेटा भी तो चोरी नहीं हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
ट्रस्ट बनाए रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना, बिजनेस कंटिन्यूटी चलाते रहना। कोई बिजनेस सिस्टम को हैक कर लिया किसी ने, ठीक है, वहाँ पर उसके सारे जितना भी उसका अकाउंट्स है सबको हैक कर लिया और उसकी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है लीक कर दिया। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा जो है डिस्ट्रप्शन हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए भी साइबर अटैक से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अभी आपको बताया कि साइबर अटैक जो है वो अगर साइबर टेररिज्म से मोटिवेटेड है तो वो एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम पे जो है टारगेट करेंगे, जिससे पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी को डेंजर पहुंच सकता है। तो दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग कि आपको क्यों प्रोटेक्ट करना है आपका डेटा। आपको अपना लाइफ को प्रोटेक्ट करने के जैसे ही आपको डेटा प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपके डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डेटा नॉट ओनली योर डेटा बट एज अ डेटा एज अ बिजनेस डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेटा ऑफ चलिए समझिए रॉ का डेटा है, बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो लीक हो गया। कोई भी जैसे इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है उसका डेटा लीक हो गया। तो जस्ट इमेजिन कि कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की विच आर वर्किंग टू वेरी कॉन्फिडेंशियली, और अगर उनका डेटा लीक हो जाता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब देखिए इसमें आपको साइबर क्राइम्स के टाइप्स दिए गए। हमने अभी देखा था कि साइबर जैसे कि हमने डिस्कस किया ना कि क्या क्या तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, तो वैसे ही साइबर क्राइम्स के अंदर हम देखेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, ये सब भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कोई आपका पायरेट कर लेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना, ठीक है, साइबर फिशिंग करना, ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब चीज़ें आपके साइबर क्राइम का पार्ट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी इजी, कोई इसमें डिफरेंट बात नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि आइडेंटिटी थेफ्ट मैंने आपको समझा दिया, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब आपको कोई पायरेसी कर देगा, आपका कोई पर्टिकुलर मटेरियल है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। और हो सकता है आने वाले टाइम पे साइबर वॉरफेयर जो है वो फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर बने, क्योंकि ये जो है मतलब इतना खतरनाक हो सकता है कि पहले लोग टेक्निकल तरीके से लड़ते थे, लैंड मतलब वाटर, इसमें आप थोड़ा सा जो है इफेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बॉर्डर तक के इफेक्ट होता है, बाकी कंट्री सेफ रहती है। बट अगर हम देखें तो ये जो अटैक है साइबर वॉर जो है, साइबर वॉर इज़ बॉर्डरलेस, आप पूरी कंट्री पर अटैक कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी हार्मफुल थिंग। और ये फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर जो है ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया। हो सकता है फ्यूचर वाले टाइम में आने के टाइम पे आप देखेंगे कि ये जो है एक तरीके का वॉर हमें देखने को मिला, जैसे कि आपने कोई साइंटिफिक फिक्शन मूवी में देखा होगा, अम, जैसे कि आपने कोई भी जगह पे देखा होगा कि किस तरीके से साइबर, अगर आप किसी कंट्री का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर लेते हो तो वहाँ पर आप क्या क्या नहीं कर सकते। तो द थिंग इज़ कि इट इज़ वेरी क्लियर कि हमारा जो है साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, इंडिया के लिए वल्नरेबिलिटीज़ क्या है? इट मीन्स दैट कि क्यों इंडिया को ज़रूरी है कि हम साइबर थ्रेट से प्रिवेंट करें। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 692 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं और ये एक्सपेक्टेड टू ग्रो है 974 मिलियन। आप देखेंगे हर रोज़ कोई ना कोई बंदा मोबाइल ले रहा है, हर मिनट जो है आप देखेंगे मोबाइल बिक रहे हैं, सिम बिक रही है। द थिंग इज़ दैट कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन तो बढ़ रहा है लेकिन डिजिटल लिटरेसी नहीं बढ़ रही, ठीक है, हमें डिजिटल लिटरेट नहीं है हम, ठीक है, हमें जो है चीज़ें पता नहीं है और उसके बाद भी जो है हम क्या करते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हैं, सिम यूज़ करते हैं। आप देखेंगे लिटरेसी उतनी नहीं बढ़ रही जितना लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से चीज़ें करनी है। दे आर वेरी इजीली गेटिंग ट्रैप ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ठीक है। आप कहोगे चलो मैं ओटीपी नहीं देता हूँ, कुछ नहीं देता हूँ, मेरा फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं होगा, बट दैट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि आपका डेटा जो है अभी भी अनसिक्योर है, ठीक है, क्योंकि एवरी टाइम आपका कोई भी डेटा कोई भी पर्सन हैक कर सकता है फॉर एनी रीज़न, चाहे वो पर्सनल हेट्रेड या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है आप देखेंगे खतरनाक जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि डोमेन बन चुका है जिसको आपको इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसके पीछे कुछ रीज़न्स भी है कि हमारे एफर्ट्स क्या कम हो गए हैं। देखिए हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ लॉन्च की, अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये पॉलिसीज़ को हम इतना सक्सेसफुल नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास जो है ट्रेन्ड वर्कफोर्स नहीं है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए। हमारे पास आईटी प्रोफेशनल्स बहुत हो चुके हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट हमारे पास साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स नहीं है, ठीक है। हमारी मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेड होती है स्पेशली फ्रॉम चाइना। ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है क्योंकि हमारे इंडिया में इंडिजिनस कैपेसिटी नहीं है कि हम प्रोड्यूस कर सकें, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कर प्रोड्यूस तो हम करते हैं बट हमारा फ़ोन इतना महँगा होगा कि इंडियंस खरीदेंगे ही नहीं। वो कहेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे सस्ता फ़ोन खरीदेंगे। आप खुद अपना जो फ़ोन है वो देखिए कि अब कौन-सा मॉडल है और
कहाँ से आपने उसे लिया है, मतलब इंडिया से ही आपने लिया होगा बट वो इम्पोर्टेड है, चाइना उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, मोस्टली चाइना होगी। बिकॉज चाइना जो है जिस तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट को कट करता है वैसा अभी तक कोई भी कंट्री नहीं कर पाती, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी कंट्री में चाइना के प्रोडक्ट्स बैन हैं इंक्लूडिंग जापान एंड यूएस। क्यों? क्योंकि उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि चलो चाइना के प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, क्या हुआ, सस्ता मिल रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को जो है ध्यान में नहीं रखते। द थिंग इज़ कि नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि चाइना से आने वाले मोबाइल भी अपने आप में एक वेपन हो सकते हैं, उस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, अवेयरनेस ना होने की वजह से ना ही आपको लॉज के बारे में अवेयरनेस होगी कि आपके साथ कोई क्राइम होता है, साइबर क्राइम, तो आपको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके साथ नॉर्मल क्राइम होता है आप 0100 पुलिस को फ़ोन करते हैं, वैसे ही अगर आपके साथ साइबर क्राइम होता है तो आप उसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। इंडिया में अभी तक कौन से साइबर अटैक्स हुए हैं? हर जगह पे साइबर अटैक हुए हैं, चाहे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2020 में कुडनकुलम जो इंडिया लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हैक कर लिया गया था। उसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे भी अटैक हुआ है। हैदराबाद मेट्रो रेल सर्विस जो है वो 20 आवर्स के लिए जो है नहीं वो मतलब 2019 में जो है वो क्या हो गई थी, हैक हो गई थी। हेल्थ केयर सिस्टम पे अटैक हुआ है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी पे अटैक हुआ है, ठीक है। और गवर्नमेंट सिस्टम एंड नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें तो सामने आती भी नहीं है, लोग रिपोर्ट नहीं करते, ना ही कंपनीज रिपोर्ट करती है, ना गवर्नमेंट डेटा लीक करती है, क्योंकि वो चाहती है कि लोगों के अंदर हैवॉक ना क्रिएट हो या फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें होती है कि वो नहीं चाहती कि लोगों के अंदर लोगों को ऐसा लगे कि हम आपकी सिक्योरिटी नहीं मेंटेन कर पाते, ठीक है। तो थिंग इज़ कि बहुत सारे डेटा ब्रीचेस हुए हैं इन रिसेंट टाइम। आधार कार्ड का डेटा ब्रीच भी आपको देखने को मिला होगा। थोड़ा बहुत न्यूज़ में चीज़ें आती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नेशनल हेडलाइंस नहीं बनती, क्योंकि उसे थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है ताकि हैवॉक ज़्यादा क्रिएट ना हो। वैसे ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम है हमारा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो इसका डेफिनेशन होगा कि फिजिकल एंड साइबर सिस्टम और असेट्स जो अब हमारी कंट्री के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर उसका हम डिस्ट्रक्शन करेंगे तो उससे हमारी कंट्री पे डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट क्रिएट होगा। डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारी जो कंट्री की प्रोडक्टिविटी, हमारी कंट्री का आप कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो रुक सकता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी कंट्री जो ये डेटा होता है रिगार्डिंग हमारी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग होता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थ्रेट्स टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल थ्रेट्स है, एक्सटर्नल थ्रेट्स है, ये आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग जो बाद में अमेंड भी हुआ, इसमें हमें देखेंगे हम क्या स्टेप्स लिए गए थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होती है उसको जो है रिकॉग्निशन दिया गया था, ठीक है। मतलब आप ये कोई भी पर्टिकुलर अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप जाके और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दिखाते हैं तो उसको जो है रिकॉग्निशन मिल गया था। आईटी एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक बट इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आई थी। अगर आपको आईटीआई डिटेल में पढ़ना है आप जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं वन शॉट में इतना डिटेल में से कवर करूँ पॉसिबल नहीं है। इसमें देखिए प्राइमरीली सेक्शन 43 एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करने के लिए आपको 1 करोड़ तक का कंपनसेशन देना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 66A इंपॉर्टेंट है, जो बाद में रिपील कर लिया गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज थे राइट टू प्राइवेसी से रिगार्डिंग। 66B है, 66C है, 66D, 66E, 66F, ठीक है। 66F जो है वो टेररिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसमें प्रोविजन है, वैसे तो 200 प्रोविजन, लेकिन आपको इतना पढ़ाया नहीं जा सकता। तो थिंग इज कि आईटी एक्ट आपको सिर्फ इतना समझना है कि आईटी एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया, इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्टडी मटेरियल में जो है सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं बताती हूँ आपको क्रिटिसिज्म क्या है। अब क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बाकी चैलेंजेस जो है एड्रेस नहीं किए गए थे। अब जाके डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट पास हुआ है 2023 में, जिसको 2018 में फॉर्म कर लिया गया था डेटा प्रोटेक्शन बिल, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें उसमें की गई है। इसमें कंपनसेशन इनएडुकेट था, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें ग्रे एरियाज थी। ग्रे एरियाज मतलब ये कि जिसके बारे में कोई चीज़ डिस्कस नहीं की गई, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था, साइबर स्टॉकिंग के बारे में डिस्कशन नहीं था, और दूसरे ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया गया था। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रे एरियाज कहते हैं। ग्रे एरियाज मतलब ऐसे एरियाज जिसके बारे में कोई भी तरीके का डिस्कशन नहीं किया गया हो। वैसे ही नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में फॉर्म की गई। इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोविजंस थे। इसमें बोला गया था कि आपको एक साइबर सिक्योर साइबर इकोसिस्टम बनाना है, ठीक है। साथ साथ उन्होंने कहा था कि आपको लीगल, रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को अडॉप्ट करना है।
ठीक है। साथ साथ बोला था कि आपको एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनानी है, 5 लाख लोगों की वर्कफोर्स तैयार करनी है, लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं हो पाई है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करके करते हुए इनको स्ट्रेंथन करना है, बट अभी भी ऐसा हुआ नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इंडिया और जापान के बीच में डिस्कशन चल रहे हैं, क्वाड में डिस्कशन चल रहे हैं, ठीक है। बुडापेस्ट का इंडिया जो है एक नॉन मेंबर बन चुका है, बट इसके बाद भी अभी भी एफर्ट्स इतने ज़्यादा जो है मतलब सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी हमारा इंडिया जो है उसके अंदर टेक्नोलॉजी की कमी है, ठीक है। लोग के पास स्किल्स नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और एट द मोस्ट नेशनल लेवल पे भी जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, अभी भी पब्लिक एजुकेशन जो है इस बारे में नहीं है। नेशनल नोडल एजेंसी अभी तक हमारे पास नहीं है, ठीक है। जिसकी यूएस यूके और ब्रिटेन के अंदर यूके और ब्रिटेन कह रही हूँ, यूएस यूके जापान के अंदर दे फॉलो एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एजेंसी होती है जो इंटायरली पूरी कंट्री को आप देखेंगे कि गवर्न करती है, ठीक है। सारी साइबर सिक्योरिटी जितनी भी पॉलिसीज होती है, अटैक्स होते हैं, उसको देखती है। इंडिया में अभी तक ऐसी एक नोडल एजेंसी की कमी है। हमने एक सर्ट इन को स्टैब्लिश किया है, सर्ट इन यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। वो भी 24/7 काम करती है, सारे साइबर अटैक जो भी इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं वो सबको डिटेक्ट करती है। लेकिन इसके अलावा जो है हमें एक और कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी चाहिए जो इंटायरली जो है प्रॉपरली जो है काम करे, और एक सिंगल बॉडी चाहिए। हमारे पास बहुत सारी बॉडी हो गई है, क्योंकि देखिए स्टेट लेवल पे अलग अलग सबकी अपनी अपनी सर्ट इन बॉडी है, दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। नेशनल लेवल पे अलग है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसमें जो है अगर आप देखेंगे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन की कमी थी। इसमें डेटा प्राइवेसी पे फोकस नहीं किया गया था, साइबर क्राइम पे कम से कम फोकस किया गया था। बजटरी इलोकेशन इसमें इंपॉर्टेंट, मतलब देखिए जब तक आप बजट नहीं देंगे किसी चीज़ को तो वो कैसे डेवलप होगा। तो बजट पे इस पे फोकस नहीं किया गया था। ये सारी जो है इसके इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसमें आपको ज़्यादा इसके बारे में लिखना नहीं है, देखिए इतना आप शॉर्ट में मेंशन करेंगे चलेगा। बहुत टेक्निकल पेपर है, नाम बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे, ठीक है। इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड साइबर वेरियर पुलिस फोर्स, इस पे सिर्फ नाम मेंशन कर दीजिएगा, ज़्यादा इसकी डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये आपको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्म किया गया है। साइबर स्वच्छता केंद्र किसके लिए बनाया गया है, एनालिसिस ऑफ मेलवेयर एंड बॉटनेट, ठीक है। टेक्निकल टर्म से मैं फिर बता रही हूँ, इसको ज़्यादा डिटेल में मैं समझाने जाऊँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। साइबर डोम प्रोजेक्ट केरला की पुलिस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है तरीके से मतलब चीज़ों को हैंडल करते हुए वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर सारे जो है साइबर क्राइम को उन्होंने प्रिवेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। महाराष्ट्र आपको पता होगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है क्राइम होते हैं, इसके चलते हर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के एक पुलिस स्टैब्लिश की गई, साइबर पुलिस, ठीक है। जो एक बहुत इनोवेटिव जो है आप कह सकते हैं एस्पेक्ट था, जो महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बनता है जिसके अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस का जो है एस्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है, डिजिटल आर्मी प्रोग्राम है, कॉपरेशन करने की इंडिया कोशिश कर रहा है, तो ये सब आपको एग्जाम में लिखना होगा अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। जितना आप पॉइंट्स कोट कर पाओ उतना ज़्यादा अच्छा हो। क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डेटा थ्रेट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, इंडिया में मतलब अच्छे तरीके से आप देखेंगे लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लॉज तो बना दिए गए, अभी तक ये लॉज के बारे में लोगों तक अवेयरनेस नहीं फैली है। तीसरी चीज़, साइबर टेररिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चैलेंज है इंडिया के सामने। साइबर वॉरफेयर इंडिया के सामने चैलेंज है। साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज है। इंडिया में स्पेशलिस्ट नहीं है, मतलब मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया में सेकंड नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र्स है दुनिया में, सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे जो इंटरनेट यूज़र्स है वो इंडिया में है, लेकिन यहाँ पर स्पेशलिस्ट की फिर भी कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक है। अवेयरनेस की कमी है, आउटडेटेड सिस्टम हम यूज़ करते हैं आज भी, बहुत सारी गवर्नमेंट सिस्टम जो आउटडेटेड पुराने सिस्टम यूज़ करती है, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर अटैक आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, जो हमारी अनफ्रेंडली नेशन है, अगर उनके साथ हमारे अटैक्स होते हैं तो ये हमारे लिए और ज़्यादा खतरा बढ़ाते हैं साइबर टेररिज्म का। रैपिड डिजिटलाइजेशन की बात करें तो रैपिड डिजिटलाइजेशन हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उतना हद तक के साइबर सिक्योरिटी हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाई है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है हमारा जो है अभी हम देखेंगे आउटडेटेड है, और साइबर थ्रेट इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं ना कि आप उसको ट्रेस नहीं कर पाते। जैसे कि हैकर्स जो है वो यूएस से बैठकर आपका सिस्टम हैक कर सकते हैं, ठीक है। यूएस, मैं इसलिए कह रही हूँ कि यूएस सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी पे खर्च करता है, ठीक है।
और वो जो है ना कि केवल सिर्फ साइबर सिक्योरिटी पे खर्च करता है, बल्कि अगर हम स्नोडेन रिवोल्यूशन की बात करें, स्नोडेन रिवोल्यूशन की मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, आज के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर अलग से पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो है मतलब पूरे दुनिया पर नज़र रख रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है यूएस के नज़र से दूर नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज बीइंग वॉच, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, और कोई भी चीज़ जो है मतलब ऐसी नहीं है जो यूएस जो है नहीं उसे देख रहा है। तो प्राइमरी थिंग इज कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पे खर्च नहीं कर रहा है, ये ऑफेंस पे भी खर्च कर रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड नहीं होती, ऑफेंस तक भी इसका जो है स्कोप होता है। डेटा प्राइवेसी का कंसर्न बढ़ते जा रहा है लोगों के अंदर, जैसे जैसे आप अभी देखेंगे डीप फेक वीडियोस आ गए हैं, ठीक है, आपने देखा होगा डीप फेक। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम बहुत अच्छे से चैट जीपीटी यूज़ कर ले रहे हैं, लेकिन हमें मतलब कोई भी तरीके से हमें मतलब नहीं है। हम बोलेंगे चलो हमारा क्या है मोबाइल से, हम जैसे ओपन करते हैं कोई भी कुकीज़ की परमिशन मांगते हैं, बोलते हैं ठीक है दे दो, क्या होता है? कुकीज़ क्या होती है? प्राइमरली आपका जो भी आप सर्व कर रहे हो उसका डेटा उनके पास स्टोर हो जाता है कि आप क्या चीज़ को सर्च करते हो, आपके क्या चीज़ के इंटरेस्ट हैं, ठीक है। वो सारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको उसी तरीके के कंटेंट दिखाएगा, उसी तरीके के फीड दिखाएगा। ये और भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो इंडिया के साइबर स्पेस को जो है सिक्योर करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें हम देखेंगे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 फॉर्म की गई है, डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में हमने बात की, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये सब आप ऐसे कोड कर देंगे ना तो आपको बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप ज़रा स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद कर सकते हैं। प्रोटेक्शन एंड रेजिलियंस मैंने अभी आपको बताया कि NCIAPC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, साइबर स्वच्छता केंद्र ये 2018 में स्टैब्लिशमेंट हुआ, इसका साइबर सुरक्षित भारत, डिजिटल इंडिया आपको प्रोग्राम आपने सुना होगा, डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो ये सारे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है साइबर स्पेस को सिक्योर करने के लिए, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए जो है वीडियो यूज़फुल हुआ हो, और इसके अलावा और कोई भी चीज़ इसमें जो है अगर रह गई हो तो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगी नोट्स में। और आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। मोस्टली आपको जो चीज़ें आएगी वो है साइबर क्राइम, ठीक है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइबर क्राइम से बन सकता है, गवर्नमेंट के पॉलिसी से बन सकता है, लॉज से बन सकता है कि क्या ऐसी पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, क्या लॉज गवर्नमेंट अभी जो है रख रही है, क्या लॉज गवर्नमेंट के पास अभी है, और क्या उसमें ग्रे एरियाज है, किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको पूछी जा सकती है। साइबर के जो टर्म्स है वो आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि साइबर वॉरफेयर, साइबर एस्पियोनाज, साइबर वारफेयर, साइबर टेररिज्म, ये सब जो है कॉमन बेसिक टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, और ये आपको जो है हेल्प किया होगा। अगर आपको इसने हेल्प किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर मत करने भूलिएगा, और साथ साथ जो है आप इसे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।